चले चलो बताओ, हम लोग को पढ़ना है नर्सिंग स्किल इन क्रिटिकल केयर ना। क्रिटिकल केयर का मतलब ICU हो गया। ओके, इंट्रोडक्शन इन द क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इन्वॉल्व द क्रिटिकल इल पेशेंट। ठीक है, क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए, क्रिटिकल इल पेशेंट होगा तो कहाँ एडमिट होगा बेटा, ICU में होगा, उसका केयर करना है, ये काम होता है जिसका नर्सिंग केयर हो गया। इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो एडवांस स्किल होनी चाहिए। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि स्किल में क्या क्या होने चाहिए। आपको एक नॉर्मल वैल्यू सबको याद होना चाहिए और लोअर कट ऑफ वैल्यू याद होना चाहिए, या अपर कट ऑफ वैल्यू याद होना चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो मुझे क्या करना है, उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, हमने BP, पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेट सबने डिस्कस किया ना, जिस दिन डिस्कस किया था ना पिछले क्लास में। ठीक है, तो एडवांस स्किल होना चाहिए, क्लिनिकल जजमेंट होना चाहिए। जजमेंट का मतलब वही हो गया कि अगर BP लो डाउन हो रहा है तो मुझे क्या करना है, लो दोगे कोई मेडिसिन दोगे या टोपिन वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया बेटा, कंटिन्यूस मॉनिटर करोगे तब तक जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होता। ठीक है, कंटिन्यूसली करोगे, उसके बाद 15 मिनट करते हैं। अब आते हैं फोकस क्या होता है, लाइफ सपोर्ट, पेशेंट सेफ्टी और रिकवरी। ये तो हर जगह आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बातें ध्यान देना कि नर्सिंग केयर तभी अच्छा हो जाएगा जब आपको स्किल होगा, जानोगे सब चीज़ें। ठीक है, आप वहीं रहोगे जानोगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक, अब मॉनिटर करना है, जजमेंट करना है, सही समय पे सही डिसीजन लेना है। उस क्या हो बेटा, उसके बाद आते हैं फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड मैनेजमेंट। ठीक, तो ध्यान दो, फ्लूइड क्या होता है, BP डाउन हो गई तो क्या करोगे, फ्लूइड दोगे। अगर किसी को सपोज कर लो चोट लगी है, ब्लड बाहर आ रहा है तो क्या दोगे, फ्लूइड दोगे। वोमिटिंग हो गई है तो क्या दोगे, फ्लूइड दोगे। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो जब लॉस होती है, वोमिटिंग वगैरह तो वहाँ के इलेक्ट्रोलाइट ही देते हैं। ब्लड मैनेजमेंट वहीं हेमरेज के केसेस में ब्लड मैनेजमेंट करते हैं। तो देखो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड बैलेंस इज द क्रूशियल इन द ICU पेशेंट। ठीक है, तो कैसे पता चलता है बेटा कि हम सही अमाउंट में ब्लड, मतलब मेरा जो फ्लूइड है वो नॉर्मल है, कैसे पता चलता है, दो चीज़ों से पता चलता है। पहला, आपका जो वाइटल्स होंगे नॉर्मल होंगे, स्पेशली BP। ठीक है, दूसरा कैसे पता चलोगे कि 24 आवर में या पर आवर कितना यूरिन आउट होता है। ठीक ना, उसके बाद में क्या लिखा, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, वही हो गया ना, कितना आउटपुट दिए हैं, कितना आउटपुट निकला है, इसको भी मॉनिटर करना होता है। उसके बाद फिर क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फ्लूइड इम्बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। अर्ली क्यों डिटेक्ट करना बेटा, अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया तो भी सीवियर आता है, ज़्यादा हो जाता है तो भी सीवियर आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में मेनली किसको हम मेजर करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। किसको, सोडियम। नॉर्मल वैल्यू सोडियम की कितनी होती है, 135 to 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। किसकी, सोडियम। और पोटेशियम की बात करेंगे हम तो 3.5 to 5.5, ये दो वैल्यू जरूरी आती है हमेशा कोरिलेट ना। ठीक है, सोडियम की वैल्यू 135 एंड 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर, पोटेशियम की वैल्यू 3.5 to 5.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, कैल्शियम देख लेना लगभग 10 के आसपास होता है। ठीक है, एक एवरेज याद करोगे तो 8 से 12 याद कर सकते हो। ये बातें जरूर याद कर लेना। अब आ जाओ IV थेरेपी। ठीक है, हम जितने भी फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं IV क्यों देते हैं, बताओ IV क्यों देते हैं, क्योंकि बेटा डायरेक्ट सर्कुलेशन है। ठीक है, अगर हम पानी इनटेक, क्यों बेटा बोलो, अरे बोलो ना, क्या बोलो तो सर मैं ये कह रही थी कि मतलब फ्लूइड इसलिए देते हैं वो जल्दी इफेक्ट करता है फ्लूइड। IV क्यों देते हैं बेटा, ये पूछा था ना। हाँ, फ्लूइड अगर लोगे तो एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगेगा ना, सर्कुलेशन में रहने के लिए। अब डायरेक्ट IV दोगे तो डायरेक्ट थर्ड में चला जाएगा ना, तो ये इसलिए IV देते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट मतलब विद इन मिनट, विद इन सेकेंड, नॉट मिनट। ठीक है, वो मेरा सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है। जबकि अगर पानी पिएंगे तो पहले कहाँ जाएगा, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, देन सर्कुलेशन का पार्ट बनेगा, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ IV दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है, दूसरा कोलार होता है। जो हमने ये सब पढ़ते हैं, RL पढ़ते हैं, NS पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्सटोज पढ़ते हैं 5% टेस्ट। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, यही पढ़ना होता है।
बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाती है, उस कंडीशन में हम फुल लॉस करते हैं, इसमें प्रोटीन वगैरह होता है। ठीक, अब क्या हो गया, इंडिकेशन एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी कब करेंगे, जब पेशेंट रील होगा, जब उसको ज़रूरत होगी तभी तो होगा। प्रिवेंशन क्या होगा, ये ध्यान देना होता है, पहले पूरी तरह से स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। स्टरलाइज करने के बाद हम अपने आप को स्टरलाइज करेंगे, देन पुट करते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा आईवी रिलेटेड इन्फेक्शन, जैसे यहाँ से डालोगे तो डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा हार्ट, इस वजह से ज़्यादा रिस्क होता है। इस वजह से क्या करना होता है, सेप्टिक कंडीशन, ये सेप्टिक कंडीशन इन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है बेटा, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट क्या क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो टोटल ब्लड होता है, कंप्लीट ब्लड बोलते हैं उसको, एक केवल आरबीसी होता है। डेंगू के पेशेंट में क्या करोगे, अगर किसी को हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें क्या करोगे, केवल आरबीसी करते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब किसी को ओवरऑल पूरा ही ब्लड कम है तो क्या करोगे, कंप्लीट ब्लड दे दोगे। किसी को केवल डेंगू है तो उसमें क्या दोगे, प्लेटलेट्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फेस फ्रोजन प्लाज्मा ही देते हैं केवल, ठीक। तो जो ज़रूरत होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है हम वो दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्री ट्रांसफ्यूजन चेकअप एंड क्रॉस मैचिंग जरूरी होता है, अगर नहीं करोगे तो एनाफाइलेक्सिस हो जाएगा कल को। मॉनिटर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जब हम ब्लड दे रहे होते हैं, लेकिन ध्यान देना, जो ब्लड होती है कंप्लीट ब्लड आरबीसी जो चढ़ाते हैं, ठीक है, उसको 4 घंटे में चढ़ाते हैं। कितना टाइम लगता है, 4 आवर, जबकि तुम 30 मिनट को 1 आवर में प्लेटलेट्स को चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये अंतर होता है। और ब्लड बैंक से ला के कितने टाइम में चढ़ाना होता है, आधे घंटे के अंदर स्टार्ट कर देना होता है, और जो हम पैकेट लाएंगे उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले इमरजेंसी जितनी भी दवाई मैंने बताया था वो रखोगे 5 मिनट कराने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले, और जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक मॉनिटर करते रहोगे, ठीक है। और प्रॉपर मैच करोगे, इसी का है नाम नाम सब, ठीक है, कौन सी ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैच जरूर करोगे। ये बातें हो गई तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अब आ जाओ सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन में क्या होता है बेटा, सेंट्रल वेनस कैथेटर, ठीक है। क्या होता है, ये सेपरेट टेक्निक यहाँ भी यूज करते हैं, और क्या होता है एक कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो सेंट्रल लाइन मोस्टली कहाँ डाला जाता है, देखो कहाँ डाला जाता है, एक यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल लाइन किसमें डाला जाता है, कौन सा होती है, कौन सी, सब प्लेविन आती है, ठीक है, उसमें डालना है, ये ध्यान रखना। तो सेंट्रल लाइन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हार्ट और पास में करता है, ठीक ना। अब आ जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर कैसे करते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम बैलेंस होने चाहिए। अगर मैंने नाम कर लूँ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को बताया, ठीक है। अब क्या हो गया, साइन आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, अगर कम भी हो जाएगा ज़्यादा भी हो जाएगा, दोनों कंडीशन में सीवियर होगा। सीवियर मतलब समझ गए ना, हाँ, ठीक है। रोल ऑफ नर्व्स क्या होती है, करेक्ट करती है मॉनिटर, ठीक। अब सोडियम का करेक्शन बेटा स्लो करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर सपोज कर लो कि सोडियम मेरा बहुत कम हो गया तो एक ही बार में कर दूँगा, नहीं, केवल हाँ धीरे धीरे करेक्ट करते हैं, 8 यूनिट देन नेक्स्ट टाइम 8 यूनिट देन नेक्स्ट टाइम, वो स्लो करते हैं, ठीक है। इतनी बातें याद है, माइक्रोडोज याद है ना। अब आते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द आईसीयू। इसमें क्या होगा बेटा, एक एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वाइटल के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हाई ब्लड मेडिकेशन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक अटेंशन। बहुत सारे ऐसे आईसीयू में मेडिसिन जो होते हैं कि विद इन सेकेंड इतने तेज फ्लैक्चुएट होता है, ठीक है, कि उसकी को हार्ट रेट बहुत तेज हो जाए, एकदम बहुत स्लो देते हैं, ठीक है। इतना स्लो देते हैं कि हम मॉनिटर को देखते रहते हैं, स्लो देते रहते हैं। अगर हार्ट रेट घट रहा होता है तो हार्ट रेट बढ़ाने वाले दवाई प्रोटीन देते हैं, ठीक है। जब पल्स रेट कम होता है तब, और क्या दे सकते हैं बेटा, नॉरेट दे सकते हैं, कोई भी एल्को ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है, ये सब देते हैं। अब आ जाओ आईवी मेडिकेशन, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईवी ड्रग, कंपैटिबिलिटी एंड डाइल्यूशन प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे दवाई आते हैं जो कि उसमें लिखा रहता है, देखो कि बहुत सारे पाउडर आते हैं ना, उसके बाद उसके अंदर एक स्टेरल वाटर आता है, दोनों को मिक्स करते हैं निश्चित प्रोपोर्शन में, तब हम देते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी बॉटल आती है ना, उसको पहले उसमें लेते हो, फिर उसमें एनएस देते हो, क्यों, क्योंकि हमको एक मिनिमम कंसनट्रेशन पे लेना होता है, हाई कंसनट्रेशन में हम नहीं दे सकते हैं, एक मिनिमम डाइल्यूशन होता है, ठीक है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। या उस पर नहीं लिखा रहता है तो जो आपका डॉक्टर होगा उस पर लिखेगा
कि अगर एक प्रोटीन देना है तो सबसे पहले किस डायल्यूशन में देना हो, 1:8 की कितने डायल्यूशन में देना होगा, ठीक, ये ध्यान देना होता है। तो डायल्यूशन का मेथड होता है, मॉनिटर करना होता है एडवर्स रिएक्शन को। हमको पता रहेगा ना कि अगर हम कोई भी दवाई देंगे तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, तभी तो मॉनिटर करेंगे, उससे पूछेंगे कि दिक्कत हो रही नहीं हो रही है। इसलिए कुछ दवाइयों को एडवर्स इफेक्ट जरूर आना चाहिए जो आईसीयू में यूज होता है, ठीक। अब आते हैं इन्फ्यूजन पंप। बेटा इन्फ्यूजन पंप जो होती है ना उसको हम सेट करके रख देते हैं, तो एक रेट पे दवा जाती है। सपोज करो 0.001 ml पर मिनट या पर हावर में सेट कर देते हैं, तो हर मिनट में उतनी ब्लड हमको क्या होता है, डिलीवर होता है, ठीक है। तो हो जाता है इन्फ्यूजन पंप, ठीक है, एक फिक्स रेट पे जाता है। तो पर्पज क्या होता है, पर्पज ये होता है कि हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन एक निश्चित मात्रा में बना रहे, ठीक है। पर्पज टाइप ऑफ द इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, कैलकुलेशन इन्फ्यूजन रेट, अलार्म मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोसीजर, ये तो होता है हर जगह लगा पड़ती है, ठीक है। एक रेट फिक्स हुई थी कितने रेट में जाएगा, ये कंडीशन स्पेशली उस कंडीशन में हम लगाते हैं जो पेशेंट को चले जाता है। तो नॉरेट पंप, ठीक है। एक होता है वैसो एक्टिव ड्रग। वैसो एक्टिव ड्रग क्या होता है, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, वैसो एक्टिव, ठीक। उसके बाद इंडिकेशन है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंटिन्यू हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया बेटा आपका, जो वैसो एक्टिव ड्रग होते हैं, देखो डोपामिन काम क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो होता है, नॉरेट क्या होता है, बीपी कमोटी को बढ़ा देता है, एपिनेफ्रिन क्या होता है, सेम काम होता है उसका, ठीक है। इसको कभी कभी हम कैल्शियम में भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखो, एक जो आयनों ड्रॉप्स होते हैं एक कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं हार्ट का, ठीक है। कौन सा आ जाता है, एड्रेनलिन, डोपामिन, ठीक। जो वैसो प्रेशर होता है ये ब्लड प्रेशर जो होती है ना उसमें कंस्ट्रिक्शन बढ़ा देता है, बीपी रेज कर देता है। कौन होगा बेटा, नॉरेट और वैसो प्रेशर। एंड ये होता है आयनोडायलेटर, ये क्या करता है, ये जो आपका ब्लड प्रेशर होता है बेटा उसको डायलेट करता है, जब ब्लड प्रेशर डायलेट करेगा तो बीपी स्लो डाउन हो जाएगा। कौन कराएगा आपका, मेलिनो, ठीक है, दवाई में। उसके बाद एक होता है लुस्टर, ये क्या करता है बेटा, लुसिट्रोप्स, ये क्या करता है, जो वेंट्रिकल होती है हार्ट का उसको रिलैक्स कराता है, सेम कहानी है। उसके बाद एक होमोट्रॉप्स होते हैं, ये क्या करता है, जो हार्ट रेट होता है ना उसको इंक्रीज करता है, रेट को इंक्रीज करता है, नॉन एंटीनल हो जाएगा। या फिर आपका प्रोपेनॉल करना इंडिकेटेड होता है, ठीक है, समझ आएगा। अब आ जाइए आगे, इमरजेंसी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, ड्रग यूज इन द कार्डियक अरेस्ट, सॉफ्ट एड्रेनलिन को जो पढ़े। उसके बाद रैपिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, बहुत तेज आईसीयू के अंदर होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड एवल्यूएशन होना चाहिए, कितनी दवाई दिए वो हमेशा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कब दिए हो, कितने बजे दिए हो, पूरा प्रॉपर रूप से, ठीक है, बीएसटी पे लिखा जाता है। इतनी बातें समझ आ गई बेटा आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट, ठीक है, वो है ड्रेन केयर। तो प्रॉपर वुंड केयर, प्रिवेंशन, इन्फेक्शन, कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द ड्रेन एंड सर्जिकल साइट। जब कोई ऑपरेट करते हैं ना तो क्या होता है, उसमें जो फ्लूइड होती है, सीरम सीक्रेट होती रहती है ना, तो उसके लिए पाइप निकालते हैं बाहर, देखे होकर निकाल करके उसमें लगा देते हैं, किसमें, सील, ठीक है, कंटेनर होती है ना उसमें से लगा देते हैं, पहला काम होता है। दूसरा चीज़, अगर किसी को चोट लगी होती है तो उसको प्रॉपर ड्रेस करते हैं, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और ड्रेनेज वाला जो लगाते हैं, जो फ्लूइड इकट्ठा हो रही है वो बाहर आता है, तो घाट होने से, ठीक है, नहीं इकट्ठा होने लगेगा तो फिर क्या करेगा, दिक्कत करेगा। अब आते हैं सर्जिकल ड्रेन। इसमें क्या होता है आपका, जो सर्जिकल ड्रेन होता है दो टाइप का होता है, क्लोज ड्रेन और ओपन ड्रेन। ये है ना ड्रेन अभी जो मैंने बताया, तो जो क्लोज, इसमें जो क्लोज ड्रेन होता है, जो क्लोज होता है वो अंदर डालते हैं, ओपन वाला बाहर की तरफ से लगता है, ठीक है। मॉनिटर करते हैं कितना उसमें से फ्लूइड बाहर आया है, ज़्यादा फ्लूइड बाहर आता है तो फिर दिक्कतें होती है, एक मिनिमम अमाउंट आना चाहिए और स्पेशली समय के साथ स्लो होती रहना चाहिए। उसके बाद मेंटेन द पेटेंसी एंड द प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। पेटेंसी का मतलब होता है बेटा कि उसमें फ्लूइड आना चाहिए जब तक लगा हुआ है, ऐसा नहीं ब्लॉक हो जाए कुछ, ठीक है, और इन्फेक्शन ना हो। क्लियर हुआ। अब आ जाइए बेटा चेस्ट ट्यूब होता है। चेस्ट ट्यूब में क्या होता है, प्लूरल इन्फ्यूजन कहते हैं ना, किसी को के पानी भर गया है लंग्स में ना, बोलते हैं ना कि हार्ट में पानी भर गया है, लंग्स वाला काम ज़्यादा कॉमन है। तो बेटा जो लंग्स होती है उसमें एक पैराइटल और विसरल लेयर होती है लंग्स में ना सबसे ऊपर, तो दोनों के बीच में क्या होता है, प्लूरल स्पेस होता है,
उसी प्लूरल स्पेस में एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो सांस लेने में जब दिक्कत होगी तो हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। ये है ना, ये हो गया आपका चेस्ट ट्यूब केयर। तो कैसे ड्रेन करते हैं, चेस्ट ट्यूब वाला ओपीडी प्रोसीजर है, कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन क्या होता है बेटा, वाटर से ड्रेन सिस्टम होते हैं, नर्सिंग केयर। हम इस में इंडिकेशन होगा प्लूरल इफ्यूजन। अगर यहीं पे हार्ट में होता तो भी ऐसे ही हम ड्रेन करते, लेकिन वहाँ पे हम नीडल से निकालते हैं, वहाँ पे चेस्ट ट्यूब को लगाने की जरूरत नहीं होती। जब किसी को चोट लग गया, ब्लड भी इकट्ठा हो जाए, उस कंडीशन में हम चेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए नेगेटिव प्रेशर ऑन थेरेपी। बेटा क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ऑन थेरेपी क्या करता है, अगर किसी को चोट लगी होती है, बहुत लंबे समय से किसी को चोट हो, सूखता नहीं, जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं उनका अल्सर हो जाता है, सही नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है बेटा, वैक्यूम असिस्टेड थेरेपी करना होता है, जिसको नेगेटिव प्रेशर ऑन थेरेपी बोलते हैं। उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्या करता है, वहाँ पे नया नया टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, और इसका जो आपसे पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा कि इसकी टेम्परेचर कितनी होगी, प्रेशर कितनी होगी, -120 mmHg, 120 माइनस 120 mmHg इसका प्रेशर होता है, जरूर पूछा जाएगा वर्ग में, ठीक है। ये क्या करता है, जब उतना अगर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर दोगे तो ग्रेनुलेशन होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा, ग्रेनुलेशन, नया नया टिश्यू बनती है। जब नया टिश्यू बनेगी तो हील हो जाएगा, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, इंडिकेशन एंड द बेनिफिट जो होती है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग थेरेपी, ये सब काम जो होते हैं डॉक्टर लगा कर दे देता है, उसको क्या करते हैं बेटा, अब उनका काम होता है कि वो प्रॉपर रूप से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, नर्सिंग के लिए क्या हो गया, और जो ओके नहीं काम कर रहा है उसका, ओके। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव होम मॉनिटरिंग। सपोज कर लो बेटा, हम कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसको ऑपरेट करना पड़ता है ना, उसके सबसे पहले हम साइन सिम्टम सब कुछ देखेंगे, पेन हो रहा है कि नहीं, हीलिंग कैसा है, ठीक है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव में मतलब ऑपरेशन के बाद की बात करेंगे, ठीक है। बुलाते हैं ना, ड्रेसिंग आंसर तीसरे दिन किया जाता है, याद रखना। क्यों करते हैं तीसरे दिन ड्रेसिंग? इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें प्रोलिफरेशन चालू होता है तीसरे दिन, उसके बीच में अगर कर दोगे बेटा तो प्रोलिफरेशन क्या हो जाएगा, हिंडर्ड हो जाएगा। इस वजह से हमेशा डेली नहीं करना चाहिए, तीसरे दिन करना चाहिए, ठीक है। हर तीसरे दिन इसी वजह से ड्रेसिंग की जाती है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द साइन इन्फेक्शन, ये हो गया पूरी बात, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा पेशेंट असेसमेंट इन आईसीयू, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट इन द एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूक्लियोरिएशन। होता क्या है, आईसीयू में जो पेशेंट रहता है उसका विशेष केयर इसलिए जरूरत होता है बेटा, क्योंकि उसकी जो वाइटल होती है सब गड़बड़ होती है, ठीक है। कौन सी वाइटल कब ज़्यादा हो जाए, कौन सी वाइटल कब कम हो जाए, इस वजह से स्पेशल अटेंशन लेना पड़ता है, इसी वजह से सही समय में सही डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। होता है ना, सूट करता है, किसी बीपी बहुत तेज भागती है, या पल्स रेट किसी की बहुत तेज नीचे हो गई, ठीक है, किसी का सांस बहुत तेज फूल रहा है, किसी का सेचुरेशन ड्रॉप हो गया, तो जो मॉनिटर बता रहा है उसी के अनुसार आप काम करते चलेंगे, तो ये हो गया। जितना जल्दी पहचान लोगे उतना पेशेंट के लिए ठीक है, नहीं तो फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ये जीसीएस स्कोर होता है, किसी को चोट लगती है तो क्या होता है, जीसीएस स्कोर होता है। तो जो बेटा जीसीएस स्कोर होती है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई ओपनिंग देखते हैं। जीसीएस स्कोर में क्या क्या होता है, आई ओपनिंग, वर्बल, मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। आई ओपनिंग में क्या हो गया, सपोज कर लो हमने आपको बोला, आपका नाम क्या है, हमने बोला गौरव, ठीक है, या मैं सिर्फ रूम में एंटर किया, आपने आंखें खोल दी, कितना स्कोर दोगे, 4। मैं आ करके बोला गौरव, अब कितना, मैं रूम में आया आपको पता नहीं चला, लेकिन मैंने आवाज़ दिया तो आपको पता चला, कितना हो गया, 3 स्कोर दोगे। अब मैं रूम में आ गया, आवाज़ भी दिया, नहीं पता चल पाया, तो मैं हिलाऊंगा, प्रेशर दूंगा ना। अब बोल आँख खोले तो कितना हो गया, 2। अगर आँख भी नहीं खोल पाए, सब कुछ इतना करने के बाद वो स्कोर कितना हो जाएगा बेटा, 1, ठीक है। फिर सेम इसी तरह से वर्बल रिस्पॉन्स, बोलने की, ये तो आँख ओपनिंग वाली हो गई, ये बोलने के लिए ओरिएंटेड है सब। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, ये मतलब ओरिएंटेशन, अब 5 स्कोर हो गए,
मैंने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, आपने कहा क्या, मैंने फिर पूछा आपका नाम क्या है बेटा, आपने कहा क्या, मतलब आप भी कंफ्यूज हो। तो कितना हो गया, 4 स्कोर हो गए। वर्ड मतलब मैंने पूछा क्या, तो आप कुछ सिर्फ बोल पा रहे हैं, कुछ वर्ड निकाल पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 स्कोर हो गया। आप केवल साउंड निकाल रहे हो, आ करते हैं ना लोग, किसी को चोट लगती है मतलब कुछ ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2-2, कुछ नहीं कर रहा हो तो बेटा 1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं मोटर रिस्पांस। मोटर रिस्पांस का मतलब हाथ की बातें करते हैं। हमने कहा कि हाथ ऊपर करो, आपने उसको कमांड को फॉलो किया, तो कितना हो गया, 6। हमने लोकलाइज्ड बोला, मैंने स्पेसिफिक बोला कि इस पर रोको या लोकलाइज करो, तो 4। मैंने कहा कि हाथ अपना फ्लेक्स करो, 4। अब एक नॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, मैंने कहा फ्लेक्स करने के लिए आप कर ही नहीं पा रहे, अब नॉर्मल फ्लेक्शन हो गया, 3 हो गया। एक्सटेंशन हो गया है हाथ का, ठीक है, 2 हो गया, नहीं है तो इसमें जो बेटा टोटल स्कोर होता है मैक्सिमम, वो कितना होता है, 15। काउंट करोगे तो 15 है टोटल, ठीक है। टोटल मैक्सिमम कितना आएगा, 15 आएगा। कैसे, ध्यान दो, 6, 5, 11, 4, ये तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। अगर किसी का स्कोर ग्लासगो कोमा स्कोर 13 से 15 के बीच में है, मतलब उसको माइल्ड चोट लगी है ना, मतलब वो ओरिएंटेशन नहीं है उसका। ग्लासगो कोमा क्या बताता है कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, जैसे लेट बताता है, किसी चोट लगती है तो कहते हैं ना ग्लासगो कोमा स्कोर कितना, ये आना चाहिए, ठीक है। अगर माइल्ड है तो 15 to 13 के बीच में होना चाहिए। अगर 9 से 12 के बीच में तो मॉडरेट है, अगर 3 साल के बीच में सीवियर है, मतलब कोमा में चला है। समझ में आ गया ना, ये बातें समझ में आ गया, याद होना चाहिए, पूछा जाता है ग्लासगो कोमा स्कोर। तो कंपोनेंट जो होती है ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, मेरा न्यूरॉन कितना काम करता है, कॉन्शियस है या जैसे नहीं कॉन्शियस है, उसके असेसमेंट के लिए जीसीएस होता है। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 15, मिनिमम 3, और 15 से बीच में है, 15 तक है तो माइल्ड, 13 तक है तो माइल्ड, 9 तक है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट, अगर 9 से नीचे हो गया तो सीवियर हो गया, ठीक है बेटा। इतनी बातें समझ आ गई। हेड इंजरी है, कोमा में है नए पेशेंट, इसको बताते हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल एवेल्युएशन होती है। अब आते हैं अपाचे स्कोरिंग होता है। अपाचे स्कोरिंग में स्कोर नहीं याद करना, बस अपाचे स्कोर में याद रखना है किसके लिए होता है, ठीक है, पहला काम, और इसकी वैल्यू क्या क्या है अपाचे स्कोर की। तो जो अपाचे स्कोर होती है सीवियरिटी ऑफ डिजीज के लिए होता है, किसके लिए, सीवियरिटी ऑफ डिजीज के लिए होता है। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट है उसका वो बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा आईसीयू से, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है बेटा इसमें, बस एक कंपोनेंट याद करना, रेक्टल टेम्परेचर होता है, ठीक है, मीन आर्टरी प्रेशर होता है, हार्ट रेट होता है, रिस्पायरेटरी रेट होता है, ऑक्सीजनेशन देखते हैं मतलब सेचुरेशन, आर्टेरियल पीएच देखते हैं, वाइट कार्ब, पोटेशियम, सोडियम, सीरम क्रेट, हेमाटोक्रिट, टीएलसी और जीसीएस की स्कोरिंग देखते हैं। बस इतना कंपोनेंट याद रखना अपाचे स्कोरिंग के लिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा अपाचे स्कोरिंग किसके लिए होता है, तो सीवियरिटी ऑफ डिजीज के लिए होता है। क्लियर वगैरह लेते हैं। अब आते हैं पेन असेसमेंट, ठीक है। तो पेन असेसमेंट के लिए बेटा आईसीयू में एक जो स्माइली नहीं होती है, किसी के चेहरा देख करके बता सकते हो ना कि उसको कितना पेन हो रहा है, होता है ना, किसी को चोट लगती है तो उसके रिएक्शन देख करके बता सकते हो, तो उसको हम पेन स्केल बोलते हैं। यूज़ करते हैं आईसीयू में असेसमेंट इन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट के बीच में, ठीक है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा उसका पेन पता ही नहीं कर पाओगे ना, जो कॉन्शियस पेशेंट होता है उसका स्माइली देख करके पेन पता कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लिनिकल पैरामीटर। इसमें क्या होता है बेटा, वाइटल साइन एंड हेमोडायनेमिक वैल्यू, डायनामिक वैल्यू देखते हैं, एबीजी इंटरप्रिटेशन करते हैं, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो एबीजी टेस्ट होता है वो जो ब्लड हम ड्रॉ करते हैं वो आर्टरीज करते हैं, वेन से आर्टरीज करते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है बेटा। सबसे क्रिटिकल एज होता है कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड द मेटाबॉलिक केयर। एडिक्वेट न्यूट्रिशन सपोर्ट, जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा रिकवर होगा। इसलिए जो नर्सेस होती हैं या उनके टेक्नीशियन होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, हर पेशेंट को एक न्यूट्रिशन के लिए चार्ट बना करके देते हैं, डाइट उसका बना करके देते हैं कि ऑपरेशन के बाद ये खाना, ठीक है। जो बहुत मोटा होगा बेटा उसमें कैलोरी डेफिसिट करके देते हैं, जो मालनरिश होगा उसको कैलोरी बता देते हैं। इतने बातें समझना कि अर्ली न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन जो होती है ऐसी पेशेंट में करते हैं। अब आते हैं बेटा इंटरवल फीडिंग की बात करते हैं।
एक होता है इंटेरियर फीडिंग, जो हमारा ओसोफेगस के अंदर जाता है उसको इंटेरियर फीडिंग बोलते हैं। इंटर का मतलब इंटेस्टाइन, ओ एलिमेंट्री कहना होता है, ठीक है। तो हमारा ओरल कैविटी के थ्रू हम डायरेक्ट फ्लूइड दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेरियर फीडिंग। इसमें क्या होता है, नर्सिंग केयर एपी के लिए होता है। क्यों होता है बेटा फीडिंग के लिए? क्योंकि वो खा नहीं पा रहा है, या तो उसको एस्पायरेशन का चांसेस है, ठीक है। एस्पायरेट समझ गए ना, लंग्स में कोई चीज़ नहीं चल। अब आते हैं पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब होता है बेटा हम कैसे देते हैं पेरेंटल, इसमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, सेंट्रल लाइन के थ्रू देते हैं, टीपीएन बोलते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट हम ब्लड वेसल में डालते हैं न्यूट्रिशन, लिस्ट वहीं आना होता है ना, वहीं से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो पर इंटीरियर और इंटीरियर में अंतर समझ गया। इंटीरियर में अभी अब जाग होकर तब पार्ट बनेगा, इसमें हम डायरेक्ट ब्लड में डालेंगे, ठीक है। इतने बातें समझ आ गई। अब आगे बेटा मॉनिटरिंग ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस। हम वेट और बीएमआई के बेस पे मेजर करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बीएमआई होती है 18.5 टू 23.9, इसके ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ओबीज वगैरह का रेटिंग चला जाएगा, मोटापे के नीचे है तो माइनॉरिटी का रेटिंग चला जाएगा। उसी के बेस पे हम उसको कैलोरी इंटेक या जितना भी ले वो डिसाइड करते हैं, ठीक। अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ द मालनूट्रिशन। कैसे प्रिवेंट करोगे बेटा? पहले करेंगे हाई रिस्क पेशेंट, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करोगे, उसके बाद कंटिन्यूअस रीअसेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन करोगे। तो ध्यान से देखो बेटा, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन एंड कन्फ्यूजन, वेट लॉस, ठीक है, फटीग एंड वीकनेस, रिड्यूस मसल मास, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, डिलेड वुंड हीलिंग, लेथार्जी एंड एपैथी, ये सिम्टम होते हैं मालनूट्रिशन के। कंक्लूजन में क्या हो गया बेटा, क्रिटिकल केयर में क्या समझा, मतलब आपको आएगा तभी आप वहाँ भी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब ये हो गया, हाँ। और सही समय में सही डिसीजन लेना है, अगर सही समय में सही डिसीजन नहीं लोगे तो आप पेशेंट को सेव नहीं कर पाओगे। दूसरी कंक्लूजन होगा। तीसरा क्या होगा कि वहाँ पे जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं, स्पेशली ओटी में और आईसीयू के पेशेंट के लिए जो नर्सेस होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो चाहे तो किसी पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो किसी पेशेंट को अच्छे से अगर केयर करेंगे तो बच जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बच जाएगा। ये मेरा पूरा कंक्लूजन है। कुछ पूछना और बताओ, कुछ पूछना है? पूछना है कुछ? मन ठीक है बेटा, कुछ पूछना?